यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी और आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान के बारे में भी आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज की वो किसी भी सूरत में भारत की आजादी चाहते थे और उन्होंने कभी भी भारत के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। तो पहली चीज जो आपको यहां समझनी है वो ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी चाहते थे, लेकिन संयुक्त भारत की आजादी चाहते थे और वो विभाजन के खिलाफ थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, जो कि अंग्रेज चाहते थे। लेकिन नेताजी की मृत्यु के ठीक 2 वर्षों के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ, तब उन्हीं के सहयोगी जो विमान क्रैश के दौरान उनके साथ थे, उस विमान में मौजूद थे और जिंदा बच गए थे, वही कर्नल हबीबुर रहमान ने भारत की जगह पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। यानी वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी सलाहकार के तौर पर काम करने लगे। और जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने के लिए जिन्ना ने उन्हीं को महाराजा हरि सिंह से मिलने के लिए भी भेजा था। यानी सोचिए, महाराजा हरि सिंह, पाकिस्तान के जिन्ना ने, जो कर्नल हबीबुर रहमान थे, एक समय में जो नेताजी के साथ भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वही बंटवारे के बाद जिन्ना के सबसे करीबी बन गए। और इसके अलावा आज किसी भी रिकॉर्ड में नेताजी के पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर नहीं है। और इसका कारण यह है कि कर्नल हबीबुर रहमान का यह कहना था कि उन्होंने जानबूझकर नेताजी के पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर किसी को भी लेने नहीं दी, क्योंकि मृत्यु के बाद उनका चेहरा काफी फूल चुका था, काफी विकृत हो चुका था और वो नहीं चाहते थे कि यह चेहरा दुनिया देखे। इसके अलावा एक पुस्तक है जो वर्ष 1978 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक का नाम है नेताजी डेड और अलाइव, और इसे लिखा है समर गुहा ने, जो एक बहुत मशहूर लेखक भी हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 161 पर यह लिखा है कि कर्नल हबीबुर रहमान ने नेताजी की मृत्यु से जुड़ी जो बातें बताई बाद में, वो बातें सही नहीं थीं, उनमें विरोधाभास था और इसकी वजह से उन पर कई बार सवाल उठे। मैं आज आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि उस पुस्तक में क्या लिखा है और बहुत महत्वपूर्ण बातें उस पुस्तक में लिखी हैं। मैं आज उस पुस्तक की कुछ एक कॉपी में लेकर आया हूं जो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा आप। Habibur Rahman said that only the upper part of Netaji's body was burnt and his head suffered a deep cut injury. But the 5 Japanese, यानी जो 5 हबीबुर रहमान का कहना था कि नेताजी का जो शरीर का ऊपरी हिस्सा था वो जल चुका था और उनके सिर पर एक डीप कट था, सिर पर गहरी चोट आई थी। लेकिन उसी विमान में जो 5 जापानी लोग मौजूद थे, जापान सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका यह कहना था हिज होल बॉडी वॉज बर्न्ड टू ग्रे एश कलर, यानी पूरी जो बॉडी थी वो जल चुकी थी और उसका रंग जो है वो ग्रे ऐश, राख जैसा हो गया था। और नेताजी को कोई और इसके अलावा चोट नहीं आई थी, यानी नेताजी की शायद मृत्यु जलने की वजह से हुई, ऐसा जापानियों का कहना था। ऑल ऑफ देम सेड नेताजी वॉज ब्रॉट कंप्लीटली नेकेड टू द हॉस्पिटल बट हबीबुर फर्मली सेड नो। वो इसमें अपना मतभेद जताते हैं। ये हमारे शोध का विषय नहीं है कि नेताजी की जो बॉडी थी वो किस स्थिति में वहां पर लाई गई थी। इसके बाद हबीबुर रहमान का कहना है कि हॉस्पिटल डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन ऑन नेताजी बट द डॉक्टर हिमसेल्फ डिनाइड इट। तो हबीबुर रहमान कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई, लेकिन जो डॉक्टर जिसका नाम उन्होंने लिया बाद में उस डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। Habibur said that plane crashed exactly at 2:35 p.m. but the Japanese witnesses mentioned the time of crash as any time between 11 a.m. to 12:30 p.m. Netaji was found most of the time in a state of coma in the hospital bed according to Habibur Rahman, but Dr. Yashimi found Netaji in his senses all the time till he passed away. हबीबुर रहमान कहते हैं कि वो कोमा में चले गए थे, लेकिन जो डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका इलाज किया वो ये दावा करते हैं कि वो पूरी तरह से होश में थे जब तक उनकी मृत्यु हुई। यानी हबीबुर रहमान जो बात कह रहे हैं और जो जापानी आई विटनेस हैं जो बात कह रहे हैं उनमें बहुत अंतर है, जो डॉक्टर बात कह रहे हैं उनमें बहुत अंतर है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है इफ नेताजी रियली डाइड इन ताइहोकू was it possible for Habibur Rahman to fail to remember the exact date of cremation? Within 1 month after the date of alleged death of Netaji, Habibur Rahman gave out 4 different dates of cremation to 4 different agencies. तो यानी हबीबुर रहमान ने नेताजी के अंतिम संस्कार के बारे में अगले 1 महीने में 4 अलग अलग एजेंसीज को 4 अलग अलग तिथियां बताई। हबीबुर रहमान लगातार अपना बयान बदल रहे थे।
तिथियां बदल रहे थे, समय बदल रहे थे, और जो तिथि, समय और जो पूरा घटनाक्रम वो बता रहे थे वो बाकी के चश्मदीद गवाहों की बातों से मेल नहीं खाता था। हबीबुल रहमान बाद में जिन्ना के सबसे करीबी सहयोगी बन गए, पाकिस्तान चले गए, और जिन्ना ने जब कश्मीर को हथियाने के लिए कश्मीर के राजा हरी सिंह से बात करनी का जो पूरा प्रक्रिया थी वो शुरू की, तो जिन्ना ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर इसी कर्नल हबीबुर रहमान को पाकिस्तान की ओर से भेजा था। ये वो जानकारियां हैं जो अब तक शायद देश तक नहीं पहुंची थी, आज हम आपको बता रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आपको ताइवान से ये पहली विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज से पहले आपने इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट नेताजी की मृत्यु के बारे में कभी नहीं देखी होगी। इसलिए अब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आप ताइवान चलिए, जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ था और कहा जाता है कथित रूप से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु इसी अस्पताल में हुई थी। 1945 के 18 अगस्त इसी एयरपोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हुआ था, जो बहुत सारे लोगों को मानना है, बट इसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं पे नहीं मिला। ताइवान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र ने नेताजी की मौत से जुड़े ऐसे दस्तावेज ढूंढ निकाले जिन पर पिछले 78 वर्षों से किसी की नजर नहीं पड़ी, उन कमिटियों की भी नहीं जिन्हें नेताजी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। सबसे पहले मैं यहाँ के ताइवान के नेशनल आर्काइव्स में गया और वहाँ जाने के बाद एक बहुत अच्छे स्टाफ है नेशनल आर्काइव्स में, उन्होंने मुझे हेल्प किया और मुझे ये नेताजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे विद इन 10 मिनट में मिल गए। ताइवान के नेशनल आर्काइव में मौजूद इस दस्तावेज के मुताबिक इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि नेताजी की मौत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताइवान में हुई थी। 14 पन्नों की ये रिपोर्ट साल 1956 में ताइवान की पुलिस की तरफ से दी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट का एक पेज अब तक नहीं मिला है। ताइवान पुलिस डिपार्टमेंट ने बनाया है 1956 में, और जिसमें कि एक पेज अभी भी क्लासिफाइड है इस डॉक्यूमेंट का। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के पेज को मिल जाए, बट अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है इस पेज को हासिल करने में। कहा जाता है कि नेताजी को विमान हादसे के बाद मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार ताइपे के एक शमशान घाट में किया गया था, जो अब एक पार्क में बदल दिया गया है। लेकिन उस वक्त के शमशान घाट में जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, उसके रिकॉर्ड्स में नेताजी का नाम कहीं मौजूद नहीं है। अब देखते हैं ताइवान के आर्काइव से जो हमें मिला, उसी दिन 1945 की 22 अगस्त के दिन पर सिर्फ एक इंसान की क्रिमेशन यहाँ पे हुआ था और उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं था, उनका नाम था इचिरो ओकुरा। ये जापानीज उस टाइम पे ताइवान जापानीज रूल के अंडर थे, जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर थे, और एज पर द रिकॉर्ड जो अभी तक मौजूद है ताइवान के नेशनल आर्काइव्स में। Didn't they have any certificate after discharging? Didn't they have any other police records and the military records which will help us to understand that yes, his condition was like that and he died in that nose down of that bomber? Now again the question is, if that doctor has declared the patient is dead with a 80% burn, so where is that certificate? वहीं जापानी मीडिया की रिपोर्ट्स को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ताइपे में नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी के आर्काइव में ये जापानी अखबार मिला है, जिसका नाम है द आसाही शिनबुन। इसमें नेताजी की मृत्यु पर 24 अगस्त 1945 को एक लेख प्रकाशित हुआ था, जबकि जापानी मीडिया में 18 अगस्त को हवाई दुर्घटना पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। सवाल ये है कि अगर 18 अगस्त को नेताजी की विमान हादसे में मौत हो गई, तो ये खबर अखबारों में 4 दिनों बाद क्यों आई? नेताजी के आखिरी जो पल था उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस ही है, और हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया उसके मुताबिक हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स है जो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं करते नेताजी का निधन ताइपे पे ही हुआ था। इन रिकॉर्ड्स के बाद नेताजी की मौत को लेकर रहस्य और गहरा गया है। सोचिए ये कितना दुखद है कि भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई, इसका सही जवाब उनकी मौत के 78 वर्षों बाद भी नहीं मिल पाया। आज हम आपके साथ एक और किस्सा शेयर करना चाहते हैं। असल में 24 मार्च 1942 को ब्रिटेन की न्यूज एजेंसीज ने अपने एक लाइव प्रसारण में यह बताया कि टोक्यो जाते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है। सोचिए 24 मार्च 1942 को ही ब्रिटेन की न्यूज एजेंसीज ने बिल्कुल
वही बात कही जो बाद में 1945 में हुई, और उसमें भी यही बताया गया कि नेताजी का एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई है। और इस खबर ने तब भारत के क्रांतिकारियों को झकझोर कर रख दिया था। पूरा भारत शोक में डूब गया था यह सोचकर कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में इस तरह से मारे गए हैं। उस जमाने में महात्मा गांधी देश के पहले नेता थे जिन्होंने नेताजी की मां, जिनका नाम था प्रभावती बोस, उन्हें एक शोक संदेश भिजवाया था और इस शोक संदेश में लिखा था कि पूरा देश उनके बहादुर बेटे की मृत्यु से स्तब्ध है और इस मुश्किल घड़ी में उनकी संवेदनाएं नेताजी के पूरे परिवार के साथ हैं। यह लिखा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेजी सरकार ने तब यह मान लिया था कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन 25 मार्च 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं आजाद हिंद रेडियो पर आकर एक भाषण दिया और कहा कि अंग्रेजी सरकार उनकी मृत्यु चाहती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं। और इस भाषण में उन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों से सावधान रहने के लिए कहा था। तो सोचिए, अंग्रेजों की जो न्यूज एजेंसीज थीं, उन्होंने ये खबर 3 साल पहले ही एक बार प्लांट कर दी थी 1942 में ही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसी प्रकार से एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन बाद में वो खुद आए रेडियो पर और उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी फेक न्यूज थी। आप कह सकते हैं ये एक फेक न्यूज थी जो अंग्रेजों ने प्लांट की थी और महात्मा गांधी सहित तमाम लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया कि नेताजी अब नहीं रहे। दुख की बात यह है कि उनके विचारों पर हमारे देश के कुछ नेताओं की सोच बहुत हावी हो गई थी। वर्ष 1945 में जब फिर से भारत में रेडियो पर यह खबर आई कि नेताजी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है, तो लोगों ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि एक खबर पहले भी 3 साल पहले ऐसी आ चुकी थी। और तब देश के लोगों को लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से एक दिन वापस रेडियो पर आएंगे या कहीं पर भी आएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि वो अभी जिंदा है। यानी उस जमाने में वो आकर कहेंगे टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं और देश के करोड़ों लोग इंतजार करते रह गए कि एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, हमारा नेता, हमारे नेताजी एक दिन जरूर आएंगे और कहेंगे कि मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारत की जमीन पर पोर्ट ब्लेयर में भारत का तिरंगा झंडा लहराया था। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। सोचिए, वो पहले व्यक्ति थे, पहले नेता थे जिन्होंने भारत की भूमि पर तिरंगे को लहरा दिया था आजादी से पहले ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले नेचुरल प्राइम मिनिस्टर भी थे, क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी से 4 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में देश की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया और इस सरकार का नाम था अर्जी हुकूमत आजाद हिंद। इसके अलावा दिसंबर 1943 को उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करा लिया था। लेकिन इतिहास में उनकी इस उपलब्धि का ज्यादा